नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की धरती से अब हीरा निकलेगा। जिले के सरायपाली क्षेत्र स्थित बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिलने से प्रदेश को खनिज संपदा के क्षेत्र में नई पहचान मिली है। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन बल्क सैंपल के परीक्षण और प्रसंस्करण के बाद 5 हीरे मिले हैं जो 1.22 कैरेट के हैं। इस उपलब्धि से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में अब तक लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर का खनन हो रहा है, लेकिन बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हाथ लगी सफलता से अब प्रदेश में हीरा खनन का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए अत्यंत उत्साहजनक बताया है। उन्होंने कहा, प्रदेश की आर्थिक क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि है। संसाधनों से परिपूर्ण है और समय समय पर कीमती धातुएं छत्तीसगढ़ में मिलती रही है और अभी हीरा मिलने की खबर आ रही है। निश्चित रूप से सरकार इस पे आगे बढ़ेगी और इस पे विचार करके आगे बढ़ेंगे और ऐसा मिलता है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य का विषय होगा, छत्तीसगढ़ के लिए लाभकारी होगा। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद बिलासपुर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के कई कोचिंग संस्थानों पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई जगहों पर फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकासी व्यवस्था में गंभीर खामियां सामने आई हैं। बिलासपुर में नगर निगम और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने नेहरू चौक, गांधी चौक और राजेंद्र नगर क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण अधूरे मिले, वहीं आपातकालीन निकासी के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं पाए गए। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग संस्थान में सुरक्षा व्यवस्था सबसे अधिक कमजोर नजर आई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी संस्थान को सील नहीं किया गया है, लेकिन कमियों को दूर करने के लिए नोटिस जारी कर सुधार का समय दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो दुर्घटना घटित हुई है अभी लखनऊ में, आप लोग सब विदित हैं उससे। उसी तारतम्य में यहाँ पे भी जांच हो रही है। जो कोचिंग प्रतिष्ठान है और जो संचालित कोचिंग सेंटर है उनकी जांच हो रही है। फायर नॉर्म्स और पार्किंग, कितने बच्चे का स्ट्रेंथ है और व्यवस्थाएं क्या क्या है, तो सारी चीज़ों को अभी दर्ज किया जा रहा है। दर्ज करने के बाद में जो कमियां पाई जा रही है उनके लिए उनको समय भी दिया जाएगा और अगर कोई मेजर इशू होते हैं जिसमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। एक सीढ़ी दिख रही चढ़ने के लिए, इसमें उतरने की होगी कंजेस्टेड। आपको यहाँ खड़े सपोजिशन में इसको थोड़ा क्या लगता है, ये गंभीर समस्या नहीं दिखती है? जी, समस्याएं तो हैं। उसी चीज को अभी नोट किया जा रहा है और उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करते हुए उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, ये शहर में कितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं चिन्हांकित किए गए हैं और क्या कुछ कमियां प्रारंभिक तौर पर दिख रही हैं जो लिस्टिंग पूर्व में की गई है? तकरीबन 120 इंस्टीट्यूट है यहाँ पे संचालित है जिनमें पूर्व में भी जांच हुआ था, उनको नोटिस जारी हुए थे। ज़्यादातर के उत्तर हमें प्राप्त हुए थे और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे तो उन पर कार्रवाइयाँ पूर्व में की गई थी। अभी वर्तमान में भी पुनः क्योंकि उस कार्रवाई को काफ़ी दिन हो चुके हैं, इसलिए अभी पुनः कार्रवाई नगर सेना के जो हमारे अधिकारी हैं अपना निगम की टीम के द्वारा की जा रही है। यहाँ कुछ खामियां पाई गई? देखिए, स्प्रिंकलर्स नहीं है। हर इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ कमियां हमको अभी जो जांच की उसमें मिल रही है। हम उनको एक मौका भी दे रहे हैं कि आप इतने दिन में इसको कंप्लीट करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अध्ययनरत भी हैं। तो तत्काल में अगर कोई मेजर इशू नहीं है तो उन प्रतिष्ठानों को भी बंद करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर उच्चाधिकारियों का और ऐसा जो निर्देश प्राप्त होता है उस पर कार्रवाई की। ऐसा नोटिस का खेल कब तक चलेगा? क्योंकि इससे पहले भी जब भी दुर्घटनाएं होती केवल नोटिस देते हैं, जांच करते हैं, उसके बाद फिर क्योंकि अभी तक आप इसी संस्थान में खड़े कितनी बार नोटिस दे चुके हैं? मनमानी चल रही है, कितनी बार आप नोटिस दे चुके हैं, कितने बार अभी कार्रवाई की है? देखिए, पूर्व में तकरीबन 1 साल पहले इसमें जांच हुई थी। अभी वर्तमान में जो घटना हुई उस पर जांच हो रही है और अगर मेजर इशू होगी तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी, है ना। और हमारी जो लिस्टिंग है इसको उच्चाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, जो भी कमियां हैं उस पर जो निर्देश होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर सभा कक्ष में जिला खनिज न्यास डीएमएफ की शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएमएफ की वार्षिक कार्य योजना और आगामी 5 वर्षों के परिप्रेक्ष्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जांजगीर चांपा लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े, जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप, अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह और पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर जन्मेजय मोहबे की मौजूदगी में
डीएमएफ मद की राशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। और 5 साल की हमारी तैयारी उसमें की गई है और सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, नल जल सारे विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हुई है और सबको प्रमुखता के साथ उसको काम को 5 साल में बहुत अच्छे से करेंगे करके शासन मिला गया है। कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब और हमारे सभी जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे और बहुत अच्छे से हुई बैठक। देखिए, अभी आज जांजगीर चांपा जिले की स्वसहाय परिषद की बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में आगामी 5 वर्षों तक के लिए कार्य योजना बनी है, जिसमें विशेष करके शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास के विभाग के लिए जो चीज मूलभूत आवश्यकता जहां जहां पर बाकी है वो सब प्रस्ताव मंगाए जाएंगे और प्रस्ताव के आधार पर डीपीआर बनेगा। डीपीआर के हिसाब से काम बढ़ेंगे। डीएमएफटी की बैठक थी, माननीय सदस्यगण इसमें शामिल हुए थे, काफी विस्तृत चर्चा हुई और जो इस वर्ष की जो आगे आने वाले वर्ष की कार्य योजना इसके आधार पर तैयार हो रही है। डीएमएफ के नियम है जो भारत सरकार की गाइडलाइन और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसमें 5 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान बनाना है और उसके आधार पर उसको एनुअल प्लान करना है। उसी के संबंध में बैठक ली गई थी शासी परिषद की और सबके सुझाव इसमें लिए गए और उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। पद्मनाभपुर थाना का घेराव करना संयुक्त मसीह समाज के पदाधिकारियों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने कथित प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर सोनी समेत 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि बिना अनुमति थाने का घेराव कर सड़क जाम किया गया। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने के सामने संयुक्त मसीह समाज द्वारा बिना अनुमति किए घेराव किए जाने को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रभाकर सोनी समेत 8 पदाधिकारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। 22 जून को लगभग 12 बजे से 4 बजे के बीच एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा पद्मनाभपुर थाने के सामने जो आम सड़क है उसको बाधित किया जा करके और विधि विरुद्ध तरीके से उस थाने के घेराव करने की कोशिश की तथा आम जनता को, आने जाने वाले जो लोग थे उनको बाधित किया गया, रोड को बाधित किया जा करके और आवागमन को प्रभावित किया गया है। प्रकरण में प्रभाकर सोनी, प्रदीप दुबे, प्रीति मानिकपुरी, रोमेंद्र उके, प्रशांत कुमार, दीपक साहू, मिसाली और निशा उके के साथ साथ अन्य लगभग 30 लोगों के विरुद्ध पद्मनाभपुर थाने में एक आपराधिक प्रकरण कायम किया गया, उसकी विवेचना की जा रही है। भिलाई में बीएसपी टाउनशिप रिटेंशन स्कीम और नए नोटिस को लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने विधायक निवास पर प्रेस वार्ता कर बीएसपी प्रबंधन के नोटिस के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि टाउनशिप रिटेंशन हाउस स्कीम सेक्टर 9 अस्पताल के निजीकरण, मैत्री बाग को निजी हाथों में सौंपने, किराए में बढ़ोतरी किए जाने से रिटायर्ड कर्मचारी और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि हम बीएसपी द्वारा भेजे गए नोटिस को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। यह भिलाई वासियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ अन्याय है। किराया बढ़ोतरी और सुविधाओं पर नोटिस निजीकरण की साजिश है। अगर बीएसपी प्रबंधन और प्रशासन जल्द समाधान नहीं निकालता तो हम बड़ा घेराव और आंदोलन करेंगे। भिलाई को बचाना हमारा संकल्प है। भिलाई की बसाहट को खत्म करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र बीएसपी प्रबंधन, सेल प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भिलाई के 10,000 से अधिक परिवार परेशान हो रहे हैं। जितने भी लाइसेंस मकान है भिलाई के, भिलाई, कुर्सीपार, कैंप, रिसाली, सभी को नोटिस दिया जा रहा है, उनके लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है और जितने भी यहाँ पर लीज के मकान है, लीजधारी, उनके रजिस्ट्रेशन को बंद किया गया है और साथ ही साथ जितने भी लोग रिटेंशन स्कीम के तहत वेटिंग पे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनको भी लगातार नोटिसेस दिए जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले समय जब भिलाई सत्याग्रह पे बैठे थे, उस समय जिन विषयों पर चर्चा हुई थी, उन विषयों पर अभी तक बीएसपी प्रबंधन ने गंभीरता नहीं दिखाई। भिलाई टाउनशिप का क्या वो करने वाले हैं, उसका कोई भी रोड मैप उन्होंने जिला प्रशासन को सबमिट नहीं किया। केवल चर्चाएं आती है कि सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 9 तक में आधा सेक्टर को हटा दिया जाएगा, आधे में केवल लोग रहेंगे, बाकी कुछ एरिया हाउसिंग बोर्ड को दे दिया जाएगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट जो
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को उनको दे दिया जाएगा, इस तरीके की बातें आती है। तो हम लोग ने ये तय किया है कि जितने भी लोगों को नोटिस बीएसपी प्रबंधन दे रही है उन सभी घर पर हम जाएंगे और उनसे समर्थन पत्र प्राप्त करेंगे और इस आंदोलन को जमीन से लोगों के बीच से बढ़ाकर हम भिलाई की बसाहट को बचाएंगे। उसके लिए जिस स्तर पर भी हमको लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों पानी की भीषण समस्या आ गई है। वार्डों में नल से पानी नहीं पहुंचने से लोगों में भारी आक्रोश है और कई बार पानी आने की उम्मीद में बैठे नगरवासी रात में ही आंदोलन करने के लिए उतारू हो गए और अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों पर आक्रोश जताते नजर आते हैं। इस भीषण जल समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की मांग कर रहे हैं। अकलतरा नगर पालिका के प्रायः सभी वार्डों में पेयजल के साथ निस्तारी के लिए पानी की गंभीर समस्या है। लोग रात जागकर अपने घरों के सामने निकले नलों की टोटी से पानी आने की उम्मीद से बैठे रहते हैं और कई बार एक बूंद पानी नहीं मिल पाता, जिससे अकलतरा वासियों में भारी आक्रोश है। अकलतरा में पानी की इस समस्या को बुजुर्ग बहुत पुरानी समस्या बताते हैं और पहले पानी की कमी से बीमारी फैलने और मौत होने का भी दावा करते हैं। 1960 के दशक में यहाँ परसाही नाला से पानी लाया गया, लेकिन पानी आने के बाद किसी तरह से सुधार नहीं किया जा सका और इस वर्ष फिर से पुराने जमाने की याद आने लगी। विगत गर्मी में हम सभी को मोहल्ले वालों को पानी की बहुत किल्लत हुई। पानी के आने का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं था, कभी रात को 2 बजे तो कभी रात को 4 बजे तो कभी सुबह तो कभी शाम को। इससे महिलाएं खासकर बहुत परेशान थी। उनका सोने का जागने का कोई टाइमिंग नहीं था। कई महिलाएं बीमार से ग्रसित हो गई थी और अभी भी हम लोगों को पानी के बारे में समस्या है जिसका भी परमानेंट समाधान नहीं हुआ है ना। बरसात अभी नहीं आई है लेकिन पानी की कभी अभी भी हम लोगों को सता रही है और हम लोग परेशान है पानी से। हम लोग चाहते हैं कि पानी का परमानेंट व्यवस्था हो। जैसे विगत 5 सालों से हम लोगों को पानी की समस्या नहीं थी, पानी बराबर आता था, टाइम पे आता था, है ना। 1 घंटे का अंतर पड़ जाए तो वो समस्या हम लोग झेल लेते थे। लेकिन यहाँ कभी रात को 2 बजे, कभी सुबह 4 बजे, कभी शाम को 4 बजे, तो उससे एक परमानेंट वो नहीं था, टाइमिंग नहीं था, जिससे महिलाओं को खासकर बहुत समस्या होती थी, है ना, कामकाजी महिलाओं को। तो इससे हम लोगों को समस्या का समाधान चाहिए। हाँ, पानी के तो बहुत समस्या है, कोई टाइम टेबल नहीं है के 1.5 दिन में पानी मिला थे कई दुआ, है ना, कभी सुबह कभी शाम कभी आधा रात के, तो बहुत समस्या है पानी के। निश्चिंत तो है नहीं हन कई दुआ, 24 घंटा वही में ध्यान लगे रहते, तब आही ऐसे करके बहुत समस्या से। तो उमा के पानी तो अच्छा रहबे नहीं करे कई दुआ, अभी में के ठीक रहते तो चलात हम जत्ता मिल जाते उतके में काम चलात हम कई दुआ, है ना। आपूर्ति तो उतना नहीं हो सका थे, जैसे पहली मिल जाती से 3 घंटा 4 घंटा चल जाए, अब तो आधा घंटा मुश्किल से चलते कई दो। एक ऐसी जमीन जो कछुए की पीठ की तरह की होती है, उसके ऊपर आसानी से बसाहट की जा सकती है। तो ये लगभग कछुए की पीठ की तरह की जमीन थी अकलतरा, और यहाँ बस गए आकर के। कछुए की पीठ की तरह की जमीन में बसना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आस पास में वाटर बॉडीज नहीं हो तो पानी की समस्या आती है। पानी की समस्या तब से थी 1820 से, और तत्कालीन तालुकेदारों ने यहाँ 4 तालाब खुदवाए। जब भी मानसून में देरी होती थी, जैसे इस साल हुई है, मानसून में जब देरी होती है तो उसके बाद फिर दिक्कतें आती हैं, और ऐसी दिक्कतें हमने बार बार देखी हैं। मेरी याददाश्त में मैं 57 की दिक्कत मुझे याद है, 57, 58, 61, 62 में तो खैर भीषण अकाल पड़ा था इलाके में। 57 में यहाँ बारिश में कमी आई, देर से बारिश हुई, और उसका सबसे बुरा इफेक्ट होता था, पीने का पानी खत्म हो जाता था। ये लेके आता था कालरा। 57 के कालरा की मेरे को याद है। वार्ड नंबर 11 में मेरा है निवास है, वार्ड नंबर 11 में। उसमें एक ऐसा घर भी है मेरे घर के ठीक सामने, जिसमें 9 लोग थे और उसमें 7 लोगों का देहांत हो गया। लेकिन अभी आज की तारीख में अकलतरा
पानी की दिक्कतों से 2-4 नहीं हो रहा है, 10-20 हो रहा है। ये हालत है कि पूरी रात मैं अपने व्हाट्सएप में देखता हूँ तो सिर्फ मैसेज रहते हैं, किस पाइपलाइन में पानी शुरू हुआ, किस पाइपलाइन में पानी शुरू हुआ, यहाँ का शुरू हुआ कि नहीं, वहाँ का शुरू हुआ कि नहीं, वहाँ का शुरू हुआ कि नहीं। और तकलीफ होती है देख करके। नहाने के लिए पानी तो घरों में है नहीं, पीने का मिल जाए बस वही है। और यहाँ का नगर प्रशासन, भगवान रक्षा करे नगर प्रशासन की, बड़े हैं, बड़े लोग हैं। हमारे विधायक तो विपक्ष के विधायक हैं, तो अब विपक्ष के विधायकों की आज की तारीख में सुनवाई कितनी है क्या नहीं, और दिक्कतें हैं तो प्रजातंत्र की दिक्कतें अपनी जगह में हैं। भगवान रक्षा करे अकलतरा की, बस यही कह सकता हूँ। देखिए, अकलतरा एक लगभग ड्राई क्षेत्र है, तो ये प्रॉब्लम गर्मियों के दिन में हमें आती है, और इस बार बारिश भी देर से हो रही है, और पिछले कुछ दिनों में ऐसी स्थिति निर्मित हुई जिसकी वजह से लोग सड़क पर भी आए, क्योंकि रात रात पानी नहीं मिल पा रहा था। तो उसमें 2-3 चीजें हैं। अकलतरा के कुछ पंप हाउसेज ग्रामीण फीडर में आते हैं, तो आज ही उसका एस्टिमेट तो पहले ही तैयार हो चुका है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको नगर में जोड़ दिया जाए, कि ग्रामीण फीडर में अगर लाइट बंद होती है तो उसकी वजह से पानी जो नहीं भर पाता है तो वो हम लोग को दिक्कत खत्म हो जाए। दूसरा, बोर कराकर पानी देना, ये अभी त्वरित में तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर अभी जितने हैं हमारे पास पानी लगभग पर्याप्त है, और लेकिन अगर ड्राई होने शुरू होते हैं तो ये स्थिति और थोड़ी बढ़ेगी। तो उसके लिए हम लोग को लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, सारे पार्षद, सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि। तीसरा, यहाँ पर जल आवर्धन का काम जो ठप हो गया था, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया, और कई बार उस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के बाद वो पैसा आ गया है और जल आवर्धन का काम चल रहा है। तो जल आवर्धन ही वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो अकलतरा को पानी दे सकता है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। देखिए, नगर पालिका अकलतरा में एक तो वहाँ पे एक बृहद जल आवर्धन स्कीम का काम चल रहा है, उसमें वक्त लगेगा क्योंकि वहाँ पर पानी का लेवल कम है। तो सरफेस वाटर जो एक डैम से पानी आना है उसमें काम चल रहा है, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र कंप्लीट हो। इन बिटवीन अभी जो स्थिति बनी है उसमें यह है कि पानी अभी वर्तमान में जो सप्लाई हो रहा है उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो बीच में जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी थी उसके बाद एडिशनल कलेक्टर वहाँ पे पूरा दौरा किए हैं और लोगों से भी बातचीत की है। तो 2-3 विषय आए थे कि कुछ वार्डों में पानी नहीं जा रहा था और कुछ जगह टेल एरिया में पानी नहीं जा रहा था। तो हमने निर्धारित किया है कि उसका एक समय निर्धारित कर दिया जाए कि कौन से वार्ड में किस समय जाएगा। उसके अलावा यदि मान लो कहीं पर बोर की आवश्यकता, क्योंकि बोर में वहाँ पे बोर भी नहीं हो पा रहा सक्सेसफुल, लगभग कई जगह 400-500 फीट में पानी मिल रहा है, तो वो भी सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल है। और जो टेल एरिया जहाँ पर संभव ही नहीं हो पा रहा तो वहाँ पर हम टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाएंगे। और इस पे एडीएम गए थे वहाँ पर, उसके बाद एसडीएम को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, वो रेगुलर वहाँ की मॉनिटरिंग करेंगे। और नगर पालिका में जो भी फंड की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर फंड की कोई दिक्कत नहीं है। अधोसंरचना का राशि वहाँ पर है, गौड़ खनिज से वहाँ राशि मिली हुई है। वहाँ के पार्षद और जो जितने भी सदस्य हैं वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर शीघ्र काम हो। मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी। मंत्रिपरिषद की बैठक में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण को मंजूरी दी, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को हर साल 125 दिनों के अकुशल श्रम रोजगार की गारंटी मिलेगी। योजना के लिए 2026-27 में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, सशक्तिकरण, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी की योजना छत्तीसगढ़ के लिए प्रारूप का अनुमोदन किया गया। भारत सरकार के अधिनियम 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत
पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण, आजीविका मूलक परिसंपत्तियों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत आधारित समेकित विकास विभागीय योजनाओं के अभिसरण तथा पीएम गति शक्ति से समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। विकास कार्यों की बेहतर कार्य योजना एवं निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करते हुए पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात 60-40 का रहेगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र, हाथकरघा, बुनाई, सिलाई, हस्तशिल्प आदि प्रसंस्करण इकाइयां, दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि सेवा केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध अधोसंरचना और मशीनरी का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। अटल आजीविका समृद्धि हाट के माध्यम से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा व्यवसाय, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा तथा ग्रामीण बाजारों को नई गति मिलेगी और प्रदेश की ग्रामीण आजीविका को मजबूत आधार प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद ने आज छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कंप्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा। इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव उर्वरक उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रति वर्ष सीबीजी उत्पादन की संभावना है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को राज्य नोडल एजेंसी तथा ऊर्जा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश और प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। थैंक यू। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को भी मंजूरी दी, जिससे जैविक अपशिष्ट से स्वच्छ ईंधन उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।